हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज से हम उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके जस्ट पहले के लेक्चर में तो जो है हमने ऋग्वैदिक कालीन बहुत ही ज्यादा विस्तार से पढ़ लिया है और ऋग्वैदिक कालीन का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन है उनका विस्तार से चर्चा उनके बारे में कर चुके हैं। आज से हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। तो इसके बारे में आज से डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के और बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। देखिए, यदि हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो जब मैंने आपको वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता का प्रारंभ पढ़ाया था, क्या वैदिक सभ्यता, जब मैंने आपको वैदिक सभ्यता का प्रारंभ पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमें वैदिक सभ्यता को दो कालों में बांटकर चलना है, ठीक है। एक पढ़ना है हमें ऋग्वैदिक काल, क्या ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। और एक हमें पढ़ना है उत्तर वैदिक काल। क्या पढ़ना है? उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि हमें इस वैदिक काल को दो भागों में बांटकर पढ़ने की आवश्यकता क्यों हुई? क्या हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता के जैसा एक जैसा नहीं पढ़ सकते थे? तो देखिए क्या होता है कि इसकी जो अगर हम देखें तो इसके दो तीन मुख्य कारण हैं कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हमें अलग अलग क्यों पढ़ना पड़ा। तो यदि हम बात करें ऋग्वैदिक काल की, ठीक है, यदि हम पहले कारण की बात करें तो इसका जो जानकारी का मुख्य स्रोत है वो है ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। और उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी का स्रोत है वो है अन्य वेद, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, ये सभी अभी हम पढ़ेंगे। तो ये सभी इसकी जानकारी का स्रोत है, ठीक है। और यदि हम बात करें तो एक मुख्य कारण है कि क्या हुआ कि 1000 ईसा पूर्व, कब? 1000 ईसा पूर्व में क्या हुई? लोहे की खोज हो गई, मतलब लोहा मिल गया। और लोहा मिला कहां? तो लोहा मिला आपका एटा अंजीर खेड़ा। कहां मिला? एटा अंजीर खेड़ा। यह वर्तमान समय में कहां पर है? तो यह वर्तमान समय में है आपके उत्तर प्रदेश में। तो इस स्थान से लोहे की जो है खोज हो गई, ठीक है। और जिस कारण से लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज होने के साथ साथ एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मतलब जैसे ही लोहे की खोज हुई तो अब जो हथियार थे वो लोहे के बनने लगे, लोहे के हथियार बनने लगे, लोहे के हल बनने लगे। तो इससे खेती ज्यादा बहुत हुई। तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ इस लोहे की खोज के कारण। इस कारण से हमें तो जो है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को दो भागों में बांटना पड़ा, ठीक है। यदि हम इसकी एटा अंजीर खेड़ा की बात करें तो यह गंगा की सहायक नदी, एक काली नदी है, उसके किनारे बसा हुआ था, ठीक है। तो यह काली नदी के किनारे यह बसा हुआ था। तो हमने ऋग्वैदिक काल की तो जो है संपूर्ण चर्चा कर ली है और आशा करता हूं कि आपको वह समझ में भी आई होगी। आज से हम पढ़ते हैं कि उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ऋग्वैदिक काल से आप तुलना करते हुए चलिए कि उत्तर वैदिक काल में देखिए क्या क्या परिवर्तन होंगे। आर्यों का जो विस्तार था उसमें परिवर्तन होगा, आर्यों के जो सामाजिक जीवन थे उसमें परिवर्तन होगा, आर्यों का जो राजनीतिक जीवन है उसमें परिवर्तन होगा, धार्मिक जीवन है जो उसमें भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर आप उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल की तुलना करते हुए चलना, ठीक है। और अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाकर पहले की वीडियो देखिए, जिससे आपको तो जो है आसानी से उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में अंतर समझ में आए, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम उत्तर वैदिक काल की यदि बात करें तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत देख लेते हैं कि आखिर हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है उत्तर वैदिक काल की। तो यदि जानकारी की हम बात करें तो देखिए, जानकारी में मैंने आपको पढ़ाया ना कि अभी की जो ऋग्वैदिक काल है उसकी जानकारी का जो मुख्य स्रोत था वो ऋग्वेद था, जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी के मुख्य स्रोत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इनके द्वारा हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए अब यहाँ पर मैं
आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि यह यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है। जब हम वैदिक संहिता पढ़ेंगे इसके बाद, जस्ट उत्तर वैदिक काल खत्म होने के बाद, तब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, ब्राह्मण में क्या है, आरण्यक में क्या है, उपनिषद में क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पर केवल इतना याद रखिए कि जो उत्तर वैदिक काल की जानकारी के जो मुख्य स्रोत हैं वो यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इनके विस्तार की, देखिए यदि हम विस्तार की बात करें तो अब ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो कहां तक पहुंच चुके थे, इनका विस्तार कहां तक हो चुका था। तो ऋग्वैदिक कालीन यदि आर्यों की हम बात करें तो ये उत्तर वैदिक कालीन आर्यों से आगे निकल चुके थे। मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो उत्तर वैदिक कालीन आर्य थे यह पश्चिमी हिमालय और उत्तर प्रदेश तक मतलब फैले हुए थे, लेकिन जो उत्तर वैदिक कालीन आर्य थे वह पश्चिमी हिमालय के बाद भी अब फैल चुके थे, ठीक है। तो उत्तर, यदि हम इनकी विस्तार की बात करें तो यह पूर्वी हिमालय तक पहुंच चुके थे। कहां तक पहुंच चुके थे? पूर्वी हिमालय तक। यह पूर्वी हिमालय तक पहुंच चुके थे। इसकी हमें जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो जो हमारे उत्तर वैदिक कालीन जानने के स्रोत हैं, मतलब उत्तर वैदिक कालीन समाज को जानने के स्रोत हैं, उनमें मतलब पूर्वी हिमालय की कुछ चोटियों का वर्णन मिला है, जैसे जिनमें से प्रमुख है मैनाक। क्या है? मैनाक, काउच और त्रिककूद। क्या है? त्रिककूद। तो ये सभी पूर्वी हिमालय की चोटियां हैं और इनका वर्णन हमें उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों या हम कह सकते हैं कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में मिलता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक कालीन आर्य थे वह इन क्षेत्रों तक पहुंच चुके थे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो देखिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। यदि हम आगे बात करें तो देखिए एक ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। अब यह क्या है इसकी हम डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। इस शतपथ ब्राह्मण में हमें दो नदियों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सी? एक तो मिलता है रेवा, और रेवा को हम वर्तमान समय में कहते हैं नर्मदा, और एक नदी का उल्लेख मिलता है हमें गंडक, ठीक है। इनका वर्णन तो जो है शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। इस कारण से हम कहते हैं कि अब जो उत्तर वैदिक कालीन आर्य थे वो नर्मदा नदी के तट तक पहुंच चुके थे और यहाँ पर गंडक नदी तक पहुंच चुके थे, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो शतपथ ब्राह्मण से ही हमें एक कहानी भी मिलती है। कहानी किसकी मिलती है? तो कहानी मिलती है एक विदथ मानव नाम के व्यक्ति की। विदथ मानव नाम के व्यक्ति की। क्या होता है कि जब जो ऋग्वैदिक काल था उस समय में मतलब जो आर्यों का विस्तार था वह अरावली पर्वत तक था, ठीक है, और अरावली पर्वत तक था, ठीक है। लेकिन फिर उत्तर ऋग्वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें एक विदथ मानव नाम का व्यक्ति आया, ठीक है। और कहते हैं, ऐसी कहानी मिलती है, मतलब आप कह सकते हैं कि यह एक किंवदंती भी हो सकती है। ऐसी कहानी मिलती है कि इस विदथ मानव नामक व्यक्ति के मुंह से आग निकलती थी, ठीक है, और आग निकलती थी तो इस कारण से इसने जो अरावली से नर्मदा तक का क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर जैसे यदि आप बात करें तो ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला और यहाँ पर है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। ये मध्य वाला भाग अगर आप भारत का समझें तो इस जो विदथ मानव नाम का व्यक्ति था, इसके व्यक्ति के मुंह से आग निकलती थी और यह आग मतलब यह आग निकलकर मतलब यह जो व्यक्ति है वह आगे की तरफ चलता गया और इसके मुंह से जो आग निकलती थी उसके द्वारा सभी जो है इस क्षेत्र के जंगल समाप्त होते गए, ठीक है। जंगल जलते गए और जंगल समाप्त हो गए और इस कारण से आर्यों के लिए रहने के लिए एक नए स्थान की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। तो यह कहानी आप याद रखना कि विदथ मानव की कहानी जो है हमें कहां से प्राप्त होती है, तो वो हमें शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। कहानी क्या है कि विदथ माधव नामक एक व्यक्ति था जिसके मुंह से आग निकलती थी। उसी आग के कारण इस व्यक्ति ने अरावली और नर्मदा के बीच जो कि
वन क्षेत्र थे उनको जला दिया और एक नए स्थान का उदय हो गया उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को रहने के लिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें विस्तार की, तो विस्तार की यदि हम बात करें तो देखिए, विस्तार की यदि हम बात करें तो जो उत्तर वैदिक कालीन आर्य थे, ठीक है, कौन? उत्तर वैदिक कालीन आर्य थे, तो इनका विस्तार देख लेते हैं कि पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक इनका विस्तार कहां-कहां तक हो चुका था। तो यदि हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में इनका विस्तार जो है वो दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान से प्रारंभ होता था। कहां से होता था? दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान से प्रारंभ होता था। ठीक है, और दक्षिण में तो जो है यह इनका विस्तार विंध्याचल पर्वत तक हो चुका था। क्या तक हो चुका था? विंध्याचल पर्वत, जो कि मध्य प्रदेश में है, तो विंध्याचल पर्वत तक इनका विस्तार हो चुका था। इसके बाद यदि हम बात करें तो पश्चिम में जो है इनका विस्तार अफगानिस्तान से प्रारंभ होता था। अफगानिस्तान से प्रारंभ होता था और पूरब में तो जो है यह गंडक या सदानीरा तक इनका विस्तार था। कहां तक? गंडक या सदानीरा नदी तक। ठीक है, तो इतने बड़े क्षेत्र में इनका विस्तार हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की तुलना करते हुए चलना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अब मैप में भी समझा देता हूं कि मैप में कैसे हम समझेंगे कहां तक ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का जो है वो विस्तार हो चुका था। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इंडिया का मैप है। ठीक है, यहाँ पर ये है आपका दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान, ध्यान से समझना। ये है आपका दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान, ये है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, यहां पर है आपकी ये है आपका मध्य प्रदेश यहां पर बीच में, और यहीं पर है आपकी ये विंध्याचल पर्वतमाला। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला, और यहां पर है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में है यहां पर गंडक या सदानीरा नदी। ठीक है, क्या है? गंडक या सदानीरा नदी। तो इतने बड़े क्षेत्र में इनका विस्तार हो चुका था। ठीक है, यहां पर ये है आपका विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, और यहां पर जो है वो है आपकी गंडक नदी। ठीक है, क्या है? गंडक नदी। तो जो इतना बड़ा क्षेत्र था, मतलब ये जो आर्य थे, उत्तर वैदिक कालीन आर्य जो थे, उनका इतने बड़े क्षेत्र में तो जो है विस्तार हो चुका था, और इतने बड़े क्षेत्र में तो जो है ये लोग आराम से रहने लगे थे, अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन जो है उसको व्यतीत करने लगे थे। ठीक है, तो इतने बड़े क्षेत्र में इनका विस्तार हो चुका था। ठीक है, तो यह थी आज की हमारी विस्तार की वीडियो ऋग्वेद उत्तर वैदिक कालीन के आर्यों की, और हमने विस्तार को विस्तार से पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा जो अगला लेक्चर होगा वह होगा उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में। ठीक है, कि राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था, राजनीतिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए, ऋग्वैदिक कालीन जो राजनीतिक जीवन था वह किस प्रकार का था, और उत्तर वैदिक कालीन जो है वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सोबर्टी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि जो ये जानकारी है वो सभी लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, और इस वीडियो को आपको जरूर से जरूर शेयर करना है। ठीक है, जिससे यह जानकारी है वो अन्य लोगों तक पहुंच सके। और अंत में यह मैं कहूंगा कि अपनी पढ़ाई को प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जय हिंद, जय भारत।